दोस्तों, मेरा नाम है बरैर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टीचर टेक्नीशियन। और आज हम शुरू करने वाले हैं वेव एंड साउंड। जो देखा जाए तो पुरानी बुक में चैप्टर 12 था और नई बुक में चैप्टर 2 होगा फिजिक्स का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि चैप्टर का नाम वेव एंड साउंड है। तो वेव होती क्या है? वेव हमारे पास, अगर हम लोग बहुत आसान लफ्ज़ों में बताया जाए तो वेव एक तरह की डिस्टर्बेंस है जिससे हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह से। अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास साउंड आ रही है तो ये साउंड वेव की शक्ल में आ रही है। लाइट आ रही है तो लाइट भी हमारी एक तरह की लाइट वेव की शक्ल में आ रही है। जैसे लाइट एनर्जी मूविंग फ्रॉम कंप्यूटर स्क्रीन टू योर आई मूव एज अ लाइट वेव। ऐसी साउंड वेव भी आपका जैसे रेडियो से आ रहा है, जैसे आपको मेरी आवाज़ आ रही है, ये क्या है भाई? ये भी एक तरह की वेव है। वेव को हम लोग छोटे लफ्ज़ों में डिफाइन कर सकते हैं। वेव एक तरह का मीडियम या मटेरियल होता है जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है वन प्लेस टू अनदर। अब यहाँ पे काफ़ी सारी वेव की एग्जाम्पल हैं। साउंड वेव हो गई, विजिबल वेव हो गई, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, वाटर वेव, साइन वेव, स्टेडियम वेव, अर्थक्वेक वेव, वेव ऑन द स्ट्रिंग, इवन टेलीफोन कॉर्ड वेव भी जो होती है वो भी एक तरह की वेव की एग्जाम्पल होती है। इसके अलावा भी वेव की काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं। वेव बनती किस तरह से? जब हमारी कोई चीज़ वाइब्रेट होती है तब जाके वेव बनती है। अगर देखा जाए, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी ज़बान जो है हालांकि टकरा रही है, फिर जाके आवाज़ निकल रही है। बिना ज़बान हिलाए कोई वो नहीं बोल सकता। अगर कोई म्यूज़िक बजा रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, एक म्यूज़िक या फिर कोई अगर जैसे ड्रम बजा रहा है तो ड्रम पे वो चीज़ टकराती है, हल्की सी वाइब्रेशन होती है और फिर जाके उससे कोई वेव बनती है। और इसी तरह से साउंड भी प्रोड्यूस होता है। देखा जाए तो ये वाइब्रेशन मोशन में होता है। वाइब्रेशन मोशन पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ, चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स में बच्चों ने पढ़ा होगा कि वाइब्रेशन मोशन क्या होता है। वो मोशन या टू और बैक हो, यानी फॉर बैक यानी इधर उधर, जैसे पेंडुलम का मोशन, या अप डाउन हो, या फिर जैसे मोबाइल वाइब्रेटिंग मोड पे होता है, एक ही जगह पे मीन पोजीशन पे हिल रहा होता है और ये आगे नहीं जा रहा होता, तो वो चीज़ होती है वाइब्रेशन मोशन में। ओके, तो जब किसी चीज़ में या किसी मीडियम में वाइब्रेशन होती है तब जाके वेव क्रिएट होती है। आगे अगर देखते हैं तो एक छोटी सी तस्वीर बनी हुई, जैसे ही एक पानी का कतरा यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ पे जब ये पानी में गिरता है तो देखें यहाँ पे लहरें बन रही हैं और लहरें दूर तक जा रही हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई? वाटर वेव है। यहाँ पे ये जैसे ही कतरा गिरा ग्रेविटी की वजह से, इसकी जो एनर्जी थी वो एक जगह से दूसरी जगह फैलना शुरू हो गई। इनकेस अगर यहाँ कोई चीज़ रखी होती और कोई भारी चीज़ गिरती तो यहाँ की चीज़ आगे चली जाती। इट मीन क्या हुआ? वापस वही वाली बात आ गई कि ट्रांसफ़र करती है एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह। ये होती है वेव। ऐसी बारिशों में आप देखते हैं कि काफ़ी सारी वेव बन रही होती हैं हर ज़मीन पे। जहाँ जहाँ पानी के कतरे पड़ रहे होते हैं, ऐसे ऐसे रिंकल्स पड़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो पानी की कतरे की जो ऊपर से गिरने की एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है दूसरी साइड। तो ये थी बात वेव की। वेव हमारे पास काफ़ी तरह की होती हैं, हम लोग काफ़ी चीज़ों में उसमें तोड़ते हैं। रेडियो वेव, रेडार वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, अल्ट्रा वॉलेट वेव, एक्सरे, गामा रेस। अब ऐसे में एक विजिबल लाइट की भी एक वेव्स होती हैं जो हमारी देखा जाए तो आई थिंक सो ये 400 या 330 नैनोमीटर से लेके 700 या 650 तक नैनोमीटर तक होती हैं। ये हमारी विजिबल है, नहीं 700 लिखा हुआ है, 700 नैनोमीटर तक होती हैं। ये हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है किसी भी लाइट वेव का, जो हम लोगों को रोशनी दिखाई देती है। इसके अलावा देखा जाए इंफ्रारेड वेव हो गई, अल्ट्रा वायलेट हो गई। अल्ट्रा वायलेट तो काफ़ी नुकसानदेह भी होती हैं। इंफ्रारेड में हम लोगों के पास देखा जाए तो बिल्लियों की जो आंखें होती हैं अंधेरे में देख पा रही होती हैं, या फिर नाइट गॉगल्स जो होते हैं वो इंफ्रारेड में भी देख सकते होते हैं। ओके, वेव प्रोड्यूस किस तरह होती है? मैंने बताया वाइब्रेशन से होती है। जैसे इसकी एग्जांपल यहाँ मौजूद है, ये चीज़ वाइब्रेट हो रही है, इसमें साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे जैसे वाइब्रेशन होती है वैसे वैसे साउंड प्रोड्यूस होते जाएगा इस एरिया से। ओके, विदाउट वाइब्रेशन कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता, ना वेव प्रोड्यूस हो सकती है। जब हम बात करते हैं वाइब्रेशन लफ्ज़ की या फिर ऑसिलेशन लफ्ज़ की, तो हम लोग ये बात बोलते हैं कि ऑसिलेशन वो मोशन होता है जो रेगुलर रिपीट करता है अपने आप को टू और फोर या बैक और फोर मोशन में सेम पाथ पे। मिसाल के तौर पे स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग को अगर हम लोग पीछे करें फोर्स लगा के तो वो खुद ब खुद ही आगे चला जाता है। वो उसी मोशन में रिपीट होता है, या तो पीछे जा सकता है या तो आगे जा सकता है, लेकिन एक मेन पोजीशन पे वो रहेगा जब उसमें से एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। ऐसी ही मिसाल पेंडुलम में भी होती है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग वेव के थोड़े पैरामीटर्स जान लें। पीरियोडिक मोशन मैंने बताया, जैसे ऑसिलेशन मोशन है वैसे पीरियोडिक मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन वो मोशन जो अपने आप को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करें। जैसे हमारे पास पेंडुलम होता है घड़ी में, इधर जाता है उधर जाता है और अपने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक सेकंड में पूरा अपना राउंड कंप्लीट करता है। तो पीरियोडिक मोशन वो होता है द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज अ पीरियोडिक मोशन।
जब हम वेव की बात करते हैं तो वेव में कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स मतलब कि अगर आपको किसी की वेव कैलकुलेट करनी है कि उसकी वेव की हाइट क्या है, लेंथ क्या है, कितने टाइम बाद आ रही है, क्या स्पीड थी, तो ये 5 पैरामीटर आपकी वेव में काम आते हैं। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ वेव। वेव का सिंबल रिप्रेजेंट होता है इस तरह से। ये तो हर बच्चे को ही पता होता है कि वेव ऐसी बन रही है। किसी भी चीज़ को अगर बता दें तो लोग बोलते हैं कि वेव ऐसी बन रही है, आज तो उनकी नॉलेज नहीं होती कि वेव होती क्या है। वेव हमने क्या पढ़ा भाई, कोई भी ऐसा मैकेनिज्म जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करे एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा देखिए बेटा, ये जो चीज़ है हमारी एम्पलीट्यूड की, एम्पलीट्यूड हम लोगों की रिप्रेजेंट करवाता है कि हाइट यानी आवाज़ कितनी हाई है या आवाज़ कितनी लो है। यानी जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा आवाज़ आई होगी। अभी मैं चिल्ला चिल्ला के बोलना शुरू कर दूं तो मतलब ये है कि मेरा एम्पलीट्यूड बढ़ गया, और मैं अगर हल्के हल्के बोलूं तो इसका मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड कम है। और ये रिप्रेजेंट करवा रहा है वेव की हाइट से। जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा। ये हम लोगों में क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस, वेव पोजीशन, इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन। यानी अगर ये मीन पोजीशन है जो लाइन है, जितना ऊपर डिस्टेंस जाएगा उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा। ओके, ऐसी वेव क्या होती है, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे जाके ख़त्म होती है। एक अगर वेव देखी जाए तो ये पूरा हमारा 180 और नीचे से भी 180 360 एंगल बनाती है। ये 2 वेव हुई हैं, ये 3 वेव हुई हैं। ये देखा जाए तो इसकी हमारे वेव की 3 साइकिल्स हैं। अब इन साइकिल की लेंथ कितनी है वो हमारी पीक टू पीक नापी जाती है, यानी एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई तक। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कहलाएगी हमारी वेव लेंथ। ओके, और जो हाइट है वो कहलाएगी एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड क्या होता है, हमने बोला यहाँ से यहाँ तक जो हमारी लेंथ है वेव की, यानी एक पीक से पीक माइनस की जो चोटी है यहाँ पे बनाया हुआ ऊपर पहाड़ की तरह का, एक पीक से दूसरी पीक तक जो हमारी वेव लेंथ है उसका अगर हम लोग टाइम पीरियड निकालें यानी टाइम निकालें तो वो हमारा टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड या पीरियड लिखा हुआ है, इसका मतलब वो टाइम जिसमें हमारी एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुई हो। ऑसिलेशन का मतलब पूरी वेव ख़त्म होकर शुरू हो गई, ये चीज़ को हम बोलते हैं ऑसिलेशन। अब इसका ही रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी ज़्यादा वेव आ रही हैं वो हमारी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। जैसे ये वाली तस्वीर देखें तो ये वाली तस्वीर में हमारी एक वेव यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो रही है, फिर यहाँ पे 3 वेव आ रही हैं। इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में बहुत लंबा साइकिल बनाया उसने। लेकिन अगर नीचे देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ 7 फ्रीक्वेंसी आ गई। तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी जितना इतना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना कम टाइम पीरियड होगा। फ्रीक्वेंसी ये शो कराती है नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन कितनी आ रही है। इसमें फ्रीक्वेंसी 3 है, 1 2 3, और इसमें फ्रीक्वेंसी 2 2 4 2 6 2 8, इसमें फ्रीक्वेंसी 8 है कि नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन। ओके, ये हमारी एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन ज़्यादा आ रही हैं। ये हमारी लो फ्रीक्वेंसी वेव है, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन कम आ रही है, जो ऊपर बनने में। हाई फ्रीक्वेंसी वेव में देखें टाइम पीरियड कम है और लो फ्रीक्वेंसी वेव में टाइम पीरियड ज़्यादा है बहुत। ओके, अब शो करवाते हैं लैम्डा। लैम्डा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये एक तरह का वेव लेंथ का सिंबल होता है लैम्डा। वो हमने क्या किया है, ये हमारा जो ऊपर क्रस्ट होता है, क्रस्ट पढ़ते हैं उसको ट्रफ पढ़ते हैं। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक की जो लेंथ होती है वो हमारी लैम्डा से शो होती है, ग्रीक सिंबल है, उसका वेवलेंथ कहते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बताया कि वेवलेंथ बहुत ज़्यादा, ये पूरी वेवलेंथ है। यहाँ पे वेवलेंथ कंप्रेस हुई है, यहाँ पे भी कंप्रेस हुई है, छोटी छोटी हुई है, और यहाँ पे देखा जाए तो एक्सपेंड हुई है। ओके, यहाँ पे पूरी वेवलेंथ खुल के आ गई। तो वेवलेंथ कंप्रेस कब होगी, जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी। जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ हमारे पास इस तरह से दिखा जाए एक्सपेंड होगी। हायर फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ और लोअर फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ, इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन आती है, v=f लैम्डा, यानी वेलोसिटी डिफाइन करती है कि फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं लैम्डा से तो हमारी पता चल जाती है कि वेव की स्पीड क्या है। वेव स्पीड इस तरह होती है जैसे हमारे पास स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेव स्पीड को रिप्रेजेंट करवाते हैं v से, जैसे सिंपल स्पीड को रिप्रेजेंट करवाते हैं। इट इज़ द मेजर ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन द गिवन टाइम, यानी कौन सी वेव कितने टाइम में पहुंच रही है, ये हमारा कहलाती है क्या, वेव स्पीड, जिसका फार्मूला होता है v=f लैम्डा। f यहाँ फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करवाता है और लैम्डा हमारा वेव डिस्टेंस, यानी वेव की जो लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक उसको रिप्रेजेंट करवाती है, एक तरह का डिस्टेंस है यह। तो ये होगा हमारे वेव के पैरामीटर। इसके बाद आते हैं हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये 2 टॉपिक हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम और सिंपल पेंडुलम।
जब हम स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ आती है कि हमारे पास अगर स्प्रिंग मास सिस्टम है, स्प्रिंग मास सिस्टम ये है कि आपने एक चीज़ से स्प्रिंग को अटैच किया हुआ, यहाँ पे आपके पास मास है, आपने इसको क्या किया, फोर्स लगाई और पीछे की तरफ धकेल दिया। यहाँ पे आप जब पीछे की तरफ जा रहे हैं, हम लोग ये बोल रहे हैं कि डिस्टेंस x था, अभी यहाँ पे x 0 था, हमने पीछे की तरफ लेके गए तो हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव x। फिर जब इसको छोड़ देंगे, कंप्रेस से इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये खुद ब खुद ही आगे जाएगा, तो ये हमारा पॉजिटिव x होगा। ये हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम दिखाता है, इसमें भी हमारा ऑसिलेशन बनती है और एक तरह का ये भी पीरियोडिक मोशन होता है, क्योंकि ये सिर्फ आगे और पीछे हो पाता है स्प्रिंग की तरह। इसका फॉर्मूला होता है F=kx। के यहाँ रिप्रेजेंट करवाता है स्प्रिंग की क्वालिटी को, स्प्रिंग कैसा है, और एक्स रिप्रेजेंट करवाता है डिस्प्लेसमेंट को। इस टॉपिक की डेरिवेशन थोड़ा लंबा टॉपिक है, डिटेल में बताना पड़ेगा। यहाँ पे एक स्प्रिंग दिखाया हुआ है, इसका मोशन भी एक तरह से पीरियोडिक है, देखें ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, एक मेन पोजीशन पे रुका हुआ है, इधर उधर नहीं जा रहा, या तो अप एंड डाउन या टू एंड फ्रो। एक तरह से देखा जाए तो इसका अप एंड डाउन या लेफ्ट एंड राइट होगा। पेंडुलम की जब बात होती है तो पेंडुलम का आपको प्रैक्टिकल भी पढ़ाया जाएगा। और पेंडुलम हमारे पास होता क्या है ये बता दूं कि अगर हम लोग कोई भी थ्रेड में या कोई भी चीज़ में, कोई रस्सी, कोई थ्रेड, कोई भी धागा वागा, उसमें अगर कोई एक मास बांध दें, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बॉब बांध दिया। बॉब हमारे पास एक सर्कुलर तरह की चीज़ होती है, वेट होता है, जिसके ज़रिए हम लोग थ्रेड से बांध के इसको लटका के चेक करते हैं कि इसका टाइम पीरियड कितना है और उसका टाइम पीरियड पर किससे फ़र्क पड़ रहा है। पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम कंसिस्ट होता है बॉब जिसका मास होता है हमारे पास m, सस्पेंड होता है एक तरह से इंटेंसिबल थ्रेड लाइट L फ्रॉम फिक्स पॉइंट, यानी इस पे जो लेंथ होती है थ्रेड की वो L होती है और उसका मास m होता है। तो बॉब जो होता है यहाँ पे सिर्फ वाइब्रेट होता रहेगा अपनी मेन पोजीशन पे, जैसे ये आगे जाएगा तो ये पीछे जाएगा, A और B पे आता रहेगा। जब इसमें से फोर्स खत्म हो जाएगी तो ये 0 पे आके रुक जाएगा। ओके, यहाँ पे हम लोग इग्नोर करते हैं कि इसका मास कितना है, हम इसकी लेंथ पे डिपेंड करते हैं टोटली और ग्रेविटी पर। सिंपल पेंडुलम का बताया हुआ सस्पेंशन पॉइंट क्या है, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होती है जहाँ पे सारी बॉडी रेस्ट में हो। ये यहाँ पे लेफ़्ट की तरफ या राइट की तरफ मूव होगा और इसमें जो एनर्जी होगी वो हमारे पास कौन सी होगी, एक तरह से देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी। और साथ में ये भी एक पेंडुलम मोशन यानी देखा जाए तो ऑसिलेशन या पीरियोडिक मोशन में ही मूव करता रहेगा। तो ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिसको थोड़ा डिटेल में और एक्सप्लेनेशन के साथ इसकी डेरिवेशन आती है। ये इसका एक फार्मूला है 2πL/g, इसकी डिटेल में आपको कोई बाद में दूंगा। अब हमारी बात आ रही है चैप्टर के साउंड वाले हिस्से की। वेव तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब हमें साउंड पता होना चाहिए कि साउंड क्या होता है। हम लोगों ने क्या बोला भाई, वेव एक ऐसा मैकेनिज्म तो जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह। ऐसे ही हम लोग बोलेंगे, जो मेरी आपको आवाज़ आ रही है वो एक तरह का साउंड है। साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कैरी करता है फॉर्म ऑफ वेव में। हमारे पास नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि सबसे पहली कंडीशन होती है वाइब्रेशन हो। वाइब्रेशन के बिना साउंड नहीं क्रिएट हो सकता। मैं बोल रहा हूँ, मैंने सिंपल बताया, ज़बान हिल रही है मेरी, टकरा रही है, तब जाके बोलने की बात है। ड्रम बज रहा है तो ड्रम में भी क्या होता है, इसमें एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। गिटार में भी हम लोग जब ये बजाते हैं, इसके जो थ्रेड होते हैं या पता नहीं क्या होते हैं, स्ट्रिंग कहलाते हैं इसके, जब इसको हम लोग मूव करते हैं तो जाहिर सी बात है गिटार प्ले होता है, तब जाके हमारे पास साउंड क्रिएट होता है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला, व्हेन वी हिट द ड्रम, ड्रम वाइब्रेट प्रोड्यूस साउंड, व्हेन वी प्ले द गिटार स्ट्रिंग मेड टू एंड फ्रो मोशन एंड प्रोड्यूस साउंड, इसमें वाइब्रेशन होने। और ये हमारा ट्यूनिंग फॉक्स जो होता है, इसको भी वाइब्रेशन करने से, यानी इसको हिलाना से, ये देखें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट शो हो रहा होगा, वाइब्रेशन क्रिएट होती है और इससे हमारा साउंड क्रिएट होती है। साउंड भी वही चीज़ है, जैसे हमने बोला एक फ्रीक्वेंसी होती है यानी वेव की फॉर्म है, तो इसका भी एम्पलीट्यूड शो करवा रहा होगा कितनी हाइट है। जितनी ज़्यादा साउंड होगा उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा। अगर आप वॉल्यूम तेज़ कर देंगे तो आपका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कम करेंगे तो आपका एम्पलीट्यूड कम होगा। ये आप साउंड वेव में देख सकते हैं और सॉफ्टवेयर से भी देख सकते हैं। एम्पलीट्यूड या लाउडनेस या वॉल्यूम तीनों एक ही चीज़ हैं, तीनों का अलग अलग नाम है। हायर एम्पलीट्यूड आर इंटरप्रेटेड एज अ हायर वॉल्यूम, हैंस द नेम इज एम्पलीफायर फॉर द डिवाइस विच इंक्रीज एम्पलीट्यूड। जो लोग जानते हैं कि एम्पलीट्यूड या एम्पलीफायर एक डिवाइस होता है जो आपकी आवाज़ को बूस्ट करने के लिए काम आता है, बढ़ाने के लिए। तो वो क्या करता है भाई, आपके वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देता है। तो ये काम होता है एम्पलीट्यूड का, एम्पलीफायर का, कि एम्पलीट्यूड को बढ़ाया। एम्पलीट्यूड बोलें, वॉल्यूम बोलें या लाउडनेस बोलें, तीनों एक ही चीज़ है। यानी एम्पलीफायर का काम है लाउडनेस बढ़ाना, वॉल्यूम बढ़ाना या एम्पलीट्यूड बढ़ाना। ये साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है एम्पलीट्यूड। यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर चिड़िया एक हल्के से बोल रही है, एक तरह की इमेज है, बहुत थोड़ी सी ग्राफिकली पूछूंगा, अगर ये हल्के से बोल रही है
तो इसका मतलब ये है कि इसका साउंड बहुत कम है, इसका एम्पलीट्यूड कम दिखाई दे रहा है, इतना सा मीन पोजीशन से यहाँ तक आ रहा है। लेकिन अगर ये चिल्ला के बोल लिए फुल मुंह फाड़ के, तो मीन पोजीशन से इतने इतना साउंड चेंज हो रहा है, यानी इसका हायर एम्पलीट्यूड है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड दिखाया है एक क्वाइटर साउंड का, हल्के साउंड का, और यहाँ पे एक दिखाया है लाउडर साउंड का कि इसका एम्पलीट्यूड इस तरह बढ़ता है। यह हमारे पास एक रेंज है जहाँ तक का इंसान आवाज़ सुन सकता है कि किस एम्पलीट्यूड की इंसान साउंड सुन सकता है। अगर 20 हर्ट्ज से 20K हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी ह्यूमन की ऑडिबल है। फिर यहाँ तक कि डॉग की, कैट की, माउस की, बैट की, डॉल्फिन की। डॉल्फिन की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा कैसी होती है? डॉल्फिन एक तरह से देखा है तो इंफ्रासोनिक वेव नहीं, बाकी अलग तरह की अल्ट्रासोनिक और इन सब की वेव में भी डॉल्फिन सुन पाती है। इवन सिग्नल से वो काम कर लेती है। बहुत दूर दूर से डॉल्फिन एक दूसरे को बना सकते होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिग्नल्स पे काम कर रहे होते हैं और एक तरह की वेव पे उनके खुद ब खुद ही पता चल जाता है कि यहाँ मुसीबत है। साउंड का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए तो हम लोगों के पास एक तो हो गया एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी का मैं बता चुका हूँ, ये हमारे पास ऑडियोबल रेंज है जिस पे इंसान सुनता है। ये हमारे पास इंफ्रारेड है, इंफ्रासाउंड है। ये हमारे पास अल्ट्रावायलेट साउंड है। फ्रीक्वेंसी की रेंज दोबारा आ गई भाई। अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है एम्पलीट्यूड के बाद पिच। पिच ये डिफाइन करती है कि आपके साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है। जैसे यहाँ देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी यहाँ कम है, यहाँ उससे ज़्यादा और यहाँ बहुत ज़्यादा है। लो पिच में लो फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी लॉन्गर वेव लेंथ होगी। जैसे यहाँ पे देखें 1 2 3, यहाँ पे क्या होगा भाई? जैसे जैसे हमारी क्या हो रही है भाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। हाई पिच हाई फ्रीक्वेंसी लेकिन शॉर्टर वेव लेंथ। वेव लेंथ का मतलब एक साइकिल से दूसरी साइकिल, यानी एक पीक टू पीक से दूसरी पीक। पीक का मतलब ये जो ऊपर पहाड़ सा बना हुआ छोटी से। मेजर ऑफ हाउ हाई और लो साउंड, यानी साउंड की कितनी पिच हल्की है या तेज़ है, ये हमारा डिपेंड करता है पिच पे या फ्रीक्वेंसी पे। इसकी एग्जांपल ये दी जाती है बेटा कि अगर गर्ल्स की आवाज़ देखी जाए तो गर्ल्स की आवाज़ हमारे नस्बत बॉयज़ की हल्की होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी या उनकी पिच अलग होती है। ऐसी जितनी हल्की हल्की आवाज़ें होती हैं या बारीक आवाज़ होती है, हल्की और तेज़ होना तो साफ बात है एम्पलीट्यूड की करेक्टरिस्टिक है जैसे मैंने बताया। लेकिन पिच की करेक्टरिस्टिक ये है कि कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन हो। तो गर्ल्स की आवाज़ की पिच अलग होती है, बॉयज़ की पिच की आवाज़ अलग होती है। हाँ, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो सकता है कि गर्ल भी एक चिल्ला के बोल सकती है, बॉयज़ भी एक चिल्ला के बोल सकता है, लेकिन उन लोगों की पिच जो होती है आवाज़ की वो डिफरेंट होगी। क्यों? उसकी फ्रीक्वेंसी की लिमिट अल्लाह ताला ने अलग बनाई है। ये अल्लाह ताला ने डिज़ाइन इस तरह किया है कि हर एक के अलग अलग साउंड इस तरह पता चले कि पिच अलग अलग हो। बाकी कोई भी चिल्ला सकता है, किसी की आवाज़ भी लाउड हो सकती है, तो एम्पलीट्यूड सेम हो सकता है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम होना बहुत मुश्किल होता है। ओके, तीसरी प्रॉपर्टी होती है एक तरह से देखा जाए तो एको। एको क्या होता है? साउंड रिफ्लेक्ट करता है किसी वॉल से या किसी ऐसी चीज़ से टकरा के वो वापस आए। ओके, अब यहाँ पे बात आ रही है रिफ्लेक्ट साउंड क्या होता है। जब साउंड किसी ऐसी चीज़ से टकराता है जिससे वो टकरा के पार ना हो सके या आगे ना जा सके तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। द साउंड विच रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द सरफेस इट्स कॉल्ड एको। यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी में आपको बता दूँ कि फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं हर्ट्ज़ में। ओके, और टाइम पीरियड तो आपको पता है सेकंड में मेजर होगा, और वेव लेंथ क्योंकि लेंथ है तो आपका मेजर होगी वो आपकी डिस्टेंस या मीटर में। तीसरी चीज़ आती है साउंड की क्वालिटी, सॉरी चौथी चीज़। पहली हो गई हमारे पास एम्पलीट्यूड, दूसरी हो गई हमारे पास पिच, तीसरी हो गया हमारे पास एको, चौथी चीज़ आती है हमारे पास क्वालिटी ऑफ साउंड या टिम्ब्रे। ये हमारा रिप्रेजेंट करता है कि साउंड की क्वालिटी कितनी अच्छी है, इसका इंस्ट्रूमेंट कितना अच्छा है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि नॉइज़ और म्यूज़िक में फ़र्क क्या, तो जो चीज़ कान को चुभ रही है, यानी जो चीज़ आपके लिए अनप्रिडिक्टेबल हो, जिस चीज़ को आप पसंद ना कर रहे हो, इंसान को शोर लग रहा हो, तो वो चीज़ हम लोगों को क्या बोलते हैं कि वो है हमारे पास नॉइज़। और जो प्लेजेंट फील कर रहा हो, यानी आपके कान को सुकून दे रहा हो या फिर वो हल्की आवाज़ हो, चुभ नहीं रही हो, तो वो हम लोग कहते हैं कि वो है एक तरह का म्यूज़िक। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के होते हैं, हर फ्रीक्वेंसी के अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे ये बाजा अलग बजता है, पियानो अलग बजता है, वायलिन अलग बजता है। क्यों? उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। आल्दो उनका एम्पलीट्यूड सेम हो सकता है लेकिन उनकी पिच जो होती है वो डिफरेंट होती है। अच्छा, म्यूज़िक और नॉइज़ में फ़र्क ये होता है कि जो चीज़ आपको अनप्लेजेंट फील कर रही है वो आपके लिए नॉइज़ होगा, और जो चीज़ आपको प्लेजेंट फील कर रही है वो आपके लिए म्यूज़िक होगा। ओके, क्योंकि आजकल के म्यूज़िक भी नॉइज़ जैसे हैं, तो जो भी चीज़ आपको अनप्लेजेंट फील कर रही है वो आपके लिए क्या है? एक तरह का नॉइज़। आखिरी प्रॉपर्टी ये है साउंड की बीट्स।
यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज दिखाई दे रही होंगी, ग्रीन से, ब्लू से, रेड से। अगर हमारा एक साउंड दूसरे साउंड से इंटरेक्ट करता है या फिर दूसरे साउंड में मैच हो जाता है या मिल जाता है, तो वो कहलाती हैं बीट्स। आज तो बच्चों को बीट्स का आइडिया हुआ है, कोई गाना चलता है उसमें ढर करके आवाज़ आ रही है, ठिश करके आवाज़ आ रही है, ये सब चीज़ों में आवाज़ आ रही है, वो हमारी बीट्स होती हैं। यानी व्हेन वी हेयर टू डिफरेंट वेव विद द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट साउंड वेव विद द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वी हेयर बीट। यानी डिफरेंट साउंड वेव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की होंगी तभी बीट्स पता चलेंगी। अगर वो सेम फ्रीक्वेंसी होंगी तो उसकी कैंसिल आउट कर देंगी या फिर वो उसी में मिल जाएंगे। अगर ट्रफ टू ट्रफ हुआ तो वो मिल जाएंगे और उसका रेसिप्रोकल हो तो कैंसिल कर देंगे। दिस इज ड्यू टू चेंज ऑफ द वेव एम्पलीट्यूड बिकॉज डिस्ट्रप्टिक एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे कि मैंने बताया, एक सेम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ दूसरी सेम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को कैंसिल कर सकती है, या तो मिल के ऐड हो जाएगी या तो अगर उसकी उल्टी आवाज़ हुई तो वो कैंसिल आउट भी कर सकती है। डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी की वेव क्या। बीट की बात करते हैं तो अल्ट्रासोनिक वेव हम लोगों का एक थोड़ा सा टॉपिक है, ये बुक में मौजूद था। अल्ट्रा के मायने होते हैं बियॉन्ड और सोनिक के मायने होते हैं साउंड। ये इसको डिटेल में ज़्यादा नहीं दूंगा। साउंड फ्रीक्वेंसी की वेव बता दूँ आपको, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आता है कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलोवाट्स तक की हमारे पास साउंड फ्रीक्वेंसी जो ऑडिएबल होती है वो सुनने की होती है, और अल्ट्रासोनिक वेव हमारी 20 किलोवाट से ऊपर की होती है। ये हमारे पास बताया हुआ है कि ये वो साउंड है जो ह्यूमन सुन सकता है, ये वो साउंड है जो हाथी वाथी कुछ जानवर सुन सकते हैं, और ये वो साउंड है जो बैट सुन सकती है। तभी वो देखा जाए तो सिर्फ हमारे पास बैट की दिखाई नहीं देता, वो हमारे पास अल्ट्रासोनिक वेव में ही काम करके अपना रास्ता ढूंढ रही होती है और अंधेरे में सुन समझ के देख पाती है कि आगे रास्ता क्या है। ओके, अब यहाँ पे बात आती है समरी की। लाउडनेस हमने क्या पढ़ा, डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड की कितनी आवाज़ सॉफ्ट है या कितनी लाउड है। लाउडनेस, वॉल्यूम, सब चीज़ें सेम है। पिच डिपेंड करता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी साउंड में कितनी है, कि आपकी साउंड पतली है या फिर भारी है, ये पिच डिपेंड करता है। टिम्बर या क्वालिटी ऑफ साउंड हमारी रिप्रेजेंट करता है कि साउंड कितना प्लेजेंट है, कितना क्लियर सुनाई दे रहा है, और या फिर कितना अनप्लेजेंट है और कितना इसमें नॉइज़ है। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है, यहाँ पे एमसीक्यूज़ टाइम है। जिसने चैप्टर पढ़ा है बताया भाई मैं एमसीक्यूज़ के आंसर क्या है, फ्रीक्वेंसी का आंसर क्या है, पिच क्या होता है और बीट्स क्या होती हैं, ये सब के मुझे आंसर चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और अभी तक नहीं दबाया तो आज ही दबा दिए बेल आइकॉन को, क्योंकि आने वाली वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है और अगले सारे चैप्टर की मैं वीडियोस डालने वाला हूँ। और तब तक के लिए आप सब लोग को अल्लाह हाफिज़।